वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम आरपीएससी द्वारा आयोजित संस्कृत शिक्षा विभाग की सेकंड ग्रेड प्रतियोगिता परीक्षा के साइंस के पेपर को हल करेंगे। ये एग्जाम 29 दिसंबर को हुआ था। इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन हल करके बताऊंगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि केमिस्ट्री के मैक्सिमम क्वेश्चन लगभग 95% क्वेश्चन 11th-12th की एनसीईआरटी बुक से आए हैं। तो हम ले रहे हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर पहले की, यानी क्वेश्चन नंबर 36। ये क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है CH3 यानी एथेन का ऑक्सीकरण किया जा रहा है और वो भी मैग्नीज डाई एसीटेट द्वारा। जब एल्केन का ऑक्सीकरण मैग्नीज डाई एसीटेट द्वारा किया जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। क्योंकि यहाँ एथेन है तो बनने वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होगा एसिटिक अम्ल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.42 ग्राम सुक्रोज के ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण दहन पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। सुक्रोज का अणुभार होता है 342 और जब 1 ग्राम सुक्रोज का दहन किया जाता है तो या यूं कहें 1 मोल सुक्रोज का दहन किया जाता है तो 12 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यानी अगर हम 342 ग्राम सुक्रोज का दहन करेंगे तो हमें 12 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। लेकिन यहाँ टोटल कितनी दी हुई है 3.42 दी हुई है। तो इसमें आंसर करने के लिए हो जाएगा 342 बटा 12 मोल। 1 मोल का अणुभार होता है कार्बन डाइऑक्साइड का 44 और इसको गुणा कर लेंगे 3.42 से। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 5.28 ग्राम। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। M/20 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पीएच की गणना कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लगभग इसकी पीएच का मान होगा 12। क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन स्नेही का चयन कीजिए। इलेक्ट्रॉन स्नेही वह यौगिक होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, अर्थात जिनका अष्टक पूरा नहीं होता। केंद्रीय परमाणु के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से कम होती है। यहाँ पर बोरॉन है जिसके अष्टक पूर्ण नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही का कार्य करेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसी परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी मूल अवस्था में निम्नलिखित में से क्वांटम संख्याओं का कौन सा सेट संभव नहीं है। अगर इसमें गौर से देखें तो जो ऑप्शन नंबर 1 है इसमें द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान तो है 2, लेकिन जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है उसका मान यहाँ दिया गया है -3 और चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान द्विगंशी क्वांटम संख्या से अधिक नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा क्योंकि यह संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है कॉलम 1 जिसमें अणु दिए गए हैं को कॉलम 2 आकृति से सुमेलित कीजिए। SO2 जो है सल्फर डाइऑक्साइड की जो संरचना है वो वाटर जैसी होती है यानी मुड़ी हुई, तो पहले में हो जाएगा C। दूसरा जो है SF4 इसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है तो संरचना हो जाएगी डेंगुली जैसी यानी सेकंड में हो जाएगा A। थर्ड है BrF4 इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है तो संरचना होगी स्क्वायर पिरामिडल यानी D। और ऑप्शन नंबर जो 4th है XeF4 इसकी संरचना कैसी होगी स्क्वायर प्लेनर, यानी जो ऑप्शन नंबर 4 है ये एग्जैक्ट सही हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 42 है नाइट्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन तथा फॉस्फोरस तत्वों की विद्युत ऋणता के मानों को पोलिंग स्केल के आधार पर, पोलिंग स्केल में इनकी विद्युत ऋणता के मान दिए गए हैं, उनके आधार पर आपको इसका बढ़ता हुआ क्रम सिलेक्ट करना है। तो
तो इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की होगी, उसके बाद कार्बन की होगी, फिर उसके बाद फॉस्फोरस और उसके बाद सिलिकॉन की होगी, क्योंकि फॉस्फोरस नाइट्रोजन के नीचे कौन होता है, फॉस्फोरस, और उसके नीचे कौन होता है, आर्सेनिक। ऐसे ही इससे पहले कार्बन होता है, कार्बन के नीचे कौन होता है, सिलिकॉन। तो क्योंकि सिलिकॉन फॉस्फोरस से पहले है तो सिलिकॉन की फॉस्फोरस से कम होगी, और कार्बन नाइट्रोजन के बाद है आवर्त में तो नाइट्रोजन की अधिक होगी। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, ये एनसीईआरटी बुक में एज इट इज छपा हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ। ClF3 अणु की सर्वाधिक स्थायी संरचना है। तो देखो ClF3 में 2 लोन पेयर होते हैं, और लोन पेयर जब समतल त्रिकोणीय अवस्था में होंगे तो प्रतिकर्षण सबसे कम होगा और स्थायित्व सबसे ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर 1 में दोनों लोन पेयर समतल त्रिकोणीय स्ट्रक्चर में है, यहाँ प्रतिकर्षण कम है तो स्थायित्व अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है, परक्लोरिक अम्ल का संयुग्मी सार है। परक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HClO4-। ये परक्लोरिक, सॉरी माइनस नहीं होगा, ये परक्लोरिक अम्ल है। इसका संयुग्मी सार के लिए हाइड्रोजन निकाल देगा तो बचेगा ClO4-। यहाँ ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर किसी अभ्यर्थी को ये लगता है कि जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उनके आंसर गलत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपको प्रूफ के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। और निम्नलिखित एल्काइनों के अम्लीय व्यवहार का सही क्रम है। एल्काइन में हाइड्रोजन कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जुड़े होते हैं और दोनों तरफ हाइड्रोजन होते हैं। ये दोनों हाइड्रोजन, क्योंकि इस कार्बन की जो संकरण है वो sp होता है, इसीलिए दोनों हाइड्रोजन आसानी से हाइड्रोजन के रूप में निकल जाती है और ये अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करती है। अब अगर हम इसको क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर लेते हैं, देखें तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है इसमें दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़ी है, सेकंड में एक जुड़ा हुआ मैथिल और थर्ड में दोनों तरफ जुड़ी हुई मैथिल। यानी अगर दोनों तरफ मैथिल जुड़ जाएगी तो अम्लीय व्यवहार बिल्कुल नहीं होगा, और अगर एक तरफ हाइड्रोजन होगी तो उसका कुछ अम्लीय व्यवहार होगा। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ट्रिपली बॉन्डेड एथाइन के दोनों तरफ हाइड्रोजन अम्लीय व्यवहार दर्शाएंगे। सेकंड CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH में यह भी दर्शाएगा, लेकिन थर्ड नहीं दर्शाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सिल्वर सल्फेट के विलेयता गुणनफल की गणना कीजिए यदि कक्ष तापक्रम पर इसकी विलेयता इतनी है। तो देखो सिल्वर सल्फेट जो है 2 तो देगा सिल्वर आयन और 1 देगा सल्फेट आयन, इसकी विलेयता हो जाएगी S, और इसकी ये 2 हैं आयन तो 2s का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AS इंटू 2s का स्क्वायर हो जाएगा 4s स्क्वायर, और AS को AS इंटू 4s स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो AS इंटू 4s स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4s क्यूब। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, विलेयता गुणनफल की। S की वैल्यू दे रखी है और उसको 4 से गुणा करके हम आराम से वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो देखो क्वेश्चन पर आते हैं वापस। जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे, कौन से फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ वापस लिख देता हूँ, KSP इक्वल टू 4s क्यूब। S की वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है 2.5 10⁻², और इसको जब 4 से गुणा करोगे तो आपके आंसर आराम से आ जाएंगे। आप करके देख लेना, सही आंसर आ जाएगा 62.5 इंटू 10⁻⁻6। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कार्बोनाइनों को उनके स्थायित्व के घटते हुए क्रम में रखिए कि कौन ज्यादा स्थायी कौन कम है। तो अगर हम एक ही बात करें तो इस कार्बन पर प्लस है और ये कार्बन है, देखो एक तो यहां जुड़ा हुआ है एक यहां जुड़ा हुआ है, इसकी डिग्री अधिक है। और सेकंड जब ऑप्शन की बात करें तो ये इस कार्बन पे पॉजिटिव है, ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसकी डिग्री की बात करें तो ये 2 डिग्री है, इसकी डिग्री की बात करें तो ये क्या है 1 डिग्री, और ये भी 1 डिग्री है। तो सबसे ज्यादा तो अपने कौन होगा, A होगा या B होगा, उसकी बात करते हैं। यहां पर ध्यान में रखने वाली बात यह है
इसको वापस एक्सप्लेन करते हैं। देखो, अगर हम बी की बात करें तो बी में कुछ ऐसा है, इस पर प्लस है और ये ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन में भी है, तो सबसे ज़्यादा तो ये होगा। और उसके बाद जो ए है ये सेकेंडरी कैटायन है, और उसके बाद कौन होगा, सी। तो सबसे ज़्यादा बी, फिर ए, फिर सी, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है ये राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द्वितीय आवर्त के तत्वों की प्रथम आयनन एंथैल्पी का सही अवरोही क्रम है। इसमें सारे द्वितीय आवर्त के तत्व दिए गए हैं। तो आयनन एंथैल्पी अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा आयनन एंथैल्पी होगी नियोन की। आयनन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, और नियोन एक उत्कृष्ट गैस है, ये सामान्यतः स्थायी विन्यास के कारण इलेक्ट्रॉन नहीं निकालती है, और अगर इलेक्ट्रॉन निकालना चाहो तो बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः संभव नहीं होती। और उसके बाद सेकंड किसकी हो जाएगी, फ्लोरीन की। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन की ज्यादा होगी क्योंकि नाइट्रोजन का P3 विन्यास होता है अर्धपूरित, और ऑक्सीजन का P4 होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल के P3 करेगा। तो सही जो ऑप्शन है वो हो जाएगा फर्स्ट, नियोन फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन बेरिलियम बोरोन, और उसके बाद सबसे कम किसकी है, लिथियम की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित यौगिकों में किसमें आयरन की ऑक्सीजन संख्या न्यूनतम है। तो इसमें पहले ऑप्शन में आयरन साइनाइड के साथ है, संकुल यौगिक है, फिर फेरस सल्फेट है, फिर वापस साइनाइड है। अगर ऑप्शन नंबर 5 की बात करें तो इसमें आयरन कार्बोनिल के साथ जुड़ा है, और यदि धातु परमाणु केवल कार्बोनिल के साथ जुड़ा हो तो उसकी ऑक्सीजन संख्या 0 होती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। CONH3 6+3 आयन में संकरण का प्रकार है। यहां पर 6 लिगेंड है, और जाहिर सी बात है 6 लिगेंड के लिए 6 कक्षकों की आवश्यकता होगी। तो संकरण या तो sp3d2 या संकरण d2sp3 होगा, लेकिन क्योंकि अमोनिया एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है इसीलिए ये कोबाल्ट के डी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देगा, परिणाम स्वरूप आंतरिक कक्षक के इलेक्ट्रॉन संकरण में भाग लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, संकरण होगा d2sp3। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पेट्रोलियम उद्योग में कच्चे तेल के विभिन्न घटकों को पृथक करने की उपयुक्त विधि है। 11th केमिस्ट्री के कार्बनिक रसायन कुछ आधारभूत सिद्धांत और तकनीक में ये एज इट इज दिया हुआ है, ये लाइन जो लिखी हुई है। सही आंसर है परवाजी आसवन। 3p कक्षक में कितने त्रिज्यीय नोड होंगे। त्रिज्यीय नोड का फॉर्मूला है n-l-1। यहां पर n की वैल्यू 3 है, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है और -1, यानी 3 में से 2 निकालेंगे, त्रिज्यीय नोड कितना आएगा, 1। बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 53 इसकी बात करते हैं। 1 किलोग्राम द्रव्यमान और 1 मीटर प्रति सेकंड वेग से गति कर रही एक गेंद की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल टू h/mv। यहां पर h की वैल्यू है 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये आ गई अपने प्लांक स्थिरांक की वैल्यू। मास द्रव्यमान दे रखा है 1 किलो और वेलोसिटी वेग दे रखी है 1। तो जो आंसर है ये नीचे तो 1 × 1 1 ही होगा, यही आंसर सही हो जाएगा। जो एच का मान है 6.626 × 10⁻34, यानी जो ऑप्शन नंबर 4 है ये आपके राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा माथापच्ची नहीं है, ऐसा बहुत ही इजी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें कैलकुलेशन बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित को से संयोजक गुणों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनमें सभी में ऋणायन समान है, जबकि धनायन एक में सोडियम है जिस पर चार्ज होता है प्लस, दूसरे में मैग्नीशियम है जिस पर चार्ज होगा 2, और तीसरे में एल्यूमिनियम है जिस पर चार्ज है +3। एक आयनिक यौगिक में से संयोजक गुण अधिक होंगे यदि धनायन का आकार छोटा है और धनायन पर आवेश अधिक है। तो यहाँ पर
एल्युमिनियम पर आवेश अधिक है तो इसके आयन या इसके क्लोराइड में शेष संयोजी गुण अधिक होगा, और यहाँ सोडियम पर चार्ज +1 है तो इसमें शेष संयोजी गुण कम होगा। तो सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम क्लोराइड, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, और उसके बाद कौन होगा, NaCl। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये अपने सही हो जाएगा। सबसे कम NaCl, उसके बाद MgCl2 और उससे ज़्यादा AlCl3। अब आते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो, एल्किनो में परोक्साइड प्रभाव किस क्रियाविधि द्वारा होता है। एल्किनो में हाइड्रोजन हैलाइड का योग यदि परोक्साइड की उपस्थिति में करवाई जाए तो अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा होती है, और हाइड्रोजन उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, और हेलोजन उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। अर्थात अभिक्रिया एंटी मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार होती है, और इसमें मुक्त मूलक श्रृंखला क्रियाविधि होती है। तो इसमें जो अपने क्वेश्चन नंबर 55 है, इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। इसे परोक्साइड प्रभाव, खराश प्रभाव या एंटी मार्कोनिकोव का नियम भी कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर, वह अभिकर्मक जो दिए गए पदार्थ में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या को घटाता है। अब देखो, ऑक्सीकरण संख्या को घटाएगा तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी, तो उसका क्या हो जाएगा, अपचयन। और जो दूसरे का अपचयन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपचायक। वे अभिकर्मक जो दिए गए पदार्थ में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या घटाएगा, जो दूसरे का अपचयन करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, अपचायक एजेंट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये भी क्वेश्चन नंबर 57 हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर से एज इट इज उठाया हुआ है। बेंजीन की रिएक्शन है क्लोरीन के साथ, वो भी एनहाइड्रस यानी निर्जलीय एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। तो निर्जलीय एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में यहाँ पर जो अभिक्रिया होगी वो क्लोरीन का योग होगा, और क्लोरीन बेंजीन की हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेगा। क्योंकि बेंजीन की हाइड्रोजन को क्लोरीन रिप्लेस कर रहा है, इसीलिए ये अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी, और 6 के 6 हाइड्रोजन की जगह 6 क्लोरीन आ जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 4, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगला है, वह प्रक्रम जो ऊष्माशोषी प्रकृति का नहीं है। ऑर्गन के साथ इलेक्ट्रॉन जोड़ा जा रहा है, फिर हाइड्रोजन के साथ जोड़ा जा रहा है, सोडियम इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, और ऑक्सीजन माइनस वाला इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। सही आंसर हो जाएगा 58 में आंसर नंबर 1। ऑर्गन पर जब इलेक्ट्रॉन जोड़े जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि ये पूर्ण अष्टक वाला, और कौन सी गैस है, उत्कृष्ट गैस है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की, सॉरी 59 की। ये भी आपकी एनसीईआरटी बुक से एज इट इज आया हुआ है। आप इसको फॉर्मूले की सहायता से आराम से सोल्व आउट कर सकते हैं। सही आंसर आएगा 3.2। ये साम्यावस्था स्थिरांक का जो फॉर्मूला है उससे आपके सोल्व हो जाएगा। अगर आपसे सोल्व नहीं होता तो आप कमेंट में डालें, मैं आपको सोल्व करके बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है, बेंजीन ली हुई है और इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से करवाई जा रही है, और वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो हेलोजन है ये खूंखार हो जाते हैं और दिखी हुई किसी भी हाइड्रोजन को नहीं छोड़ेंगे। तो हर जगह जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, और 6 के 6 क्लोरीन जुड़ जाएगी। और जब 6 क्लोरीन जुड़ेगी तो बनने वाले यौगिक का फॉर्मूला होगा C6H6Cl6। इसको BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, लिंडेन या गैमेक्सिन बोलते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलो, बड़ी लंबी इंतजार के बाद IUPAC नाम आ ही गया। ये जिसका भी पेपर है उसने पता नहीं कैसे इसको किया है। तो देखो, इसको मैं साइड में बना लेता हूँ। CH3, CH से जुड़ा CH3, फिर इस के बाद CH, डबल बॉन्ड CH,
और इससे जुड़ा हुआ CH2 और इससे जुड़ा हुआ COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह जुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है इसको नंबर में वरीयता दी जाएगी, एक इसको, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो 5 पर एक प्रतिस्थापी है मैथिल, तो 5 मैथिल। 6 कार्बन है तो हेक्स, 3 पर डबल बॉन्ड है तो इन, और इसके लिए लगेगा ओइक अम्ल। तो 5 मैथिल हेक्स 2 इन, 2 पर 3 पर 3 पर, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 5 मैथिल 2 में है, 5 मैथिल हेक्स 3 इनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर जो 2 है ये आपके करेक्ट हो जाएगा। नाम हो जाएगा 5 मैथिल हेक्स 3, क्योंकि 3 पर डबल बॉन्ड है इन, और इसके लिए हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लग जाएगा ओइक अम्ल। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक यौगिक जिसमें 4% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन और 71.65% क्लोरीन है, इसका मूलानुपाती सूत्र होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। देखो हाइड्रोजन है 4.07%, इसमें हाइड्रोजन का भाग देंगे अनुभार का 1, तो 4.7 आएगा। कार्बन है 24.27, इसमें कार्बन का अनुभार का भाग देंगे तो लगभग आ जाएगा 2, और क्लोरीन है 71.65, इसमें 71.65 में क्लोरीन के अनुभार का भाग देंगे 35.5 का, तो ये भी कितना आएगा? 2। यानी अगर ध्यान से देखा जाए तो हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 1 और कार्बन कितना है? सॉरी, क्लोरीन 2 और कार्बन भी कितने हैं? वापस चलते हैं प्रीवियस पेज पे, क्वेश्चन वाले पे। तो जब हम अनुभार में भाग देंगे तो हाइड्रोजन 4 आएंगे, कार्बन 2 और क्लोरीन कितना आएगा? 2। जो छोटी संख्या है उसका सब में भाग देंगे, तो हम हाइड्रोजन के लिए करेंगे तो हाइड्रोजन 4 थे, उसमें 2 का भाग देंगे 4/2, क्लोरीन 2/2 और कार्बन भी 2/2। तो हाइड्रोजन आएंगे 2, क्लोरीन आएगा 1 और कार्बन भी आएगा 1। तो सही आंसर हो जाएगा CH2Cl। तो कौन से ऑप्शन में है ये CH2Cl? ऑप्शन नंबर सेकंड में। ये 11th क्लास की NCERT बुक में चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है, एज इट इज उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं बुक में भी, और जो मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको सही कर सकते हैं। आयनिक त्रिज्याओं के सही क्रम को प्रदर्शित करने वाला समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 63, इसमें सबसे ज़्यादा सोडियम की होगी, क्योंकि सोडियम लिथियम के नीचे है, उससे कम लिथियम की होगी, और उससे कम किसकी होगी? मैग्नीशियम की, क्योंकि मैग्नीशियम सोडियम के बाद है। फिर गैलियम, और सबसे कम किसकी होगी? एल्यूमिनियम की। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये आपके राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार मैंने सेकेंड ग्रेड साइंस के पेपर के जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं उन सभी के आंसर आपको यहाँ विद एक्सप्लेनेशन बताए हैं। यदि आपको किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है, या ये लगता है कि जो मैंने आंसर आपको बताया है वो सही नहीं है, कोई और आंसर सही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा विद प्रूफ। और यदि आप NCERT बुक से आपने पढ़ाई की है तो आपको मुझे नहीं लगता कि सिलेक्ट होने से कोई रोक पाएगा, क्योंकि लगभग 95% क्वेश्चन NCERT बुक से एज इट इज न्यूमेरिकल क्वेश्चन की डिजिट भी चेंज नहीं की है, पूछे गए हैं। तो हम फिर मिलेंगे ऐसे ही आपके यूजफुल वीडियोज़ के साथ। इसके अलावा यदि आप 11th-12th केमिस्ट्री या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को जरूर ज्वाइन करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही और यूजफुल वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद।